हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। जनरली इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कभी भी अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जनरली हम लोग किसके ऊपर करते हैं, जैसे हम लोग नॉन मेटल्स लेते हैं, मेटल्स लेते हैं, ओके, मेटलॉइड्स लेते हैं। ओके, इसके ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन होता है। आज यहाँ पे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कुछ रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मेटल बिहेव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे नॉन मेटल्स बिहेव करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड्स कैसे होते हैं, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत सिंपल सा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 108, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको 118, वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हर एक एलिमेंट की कोई कोई ना कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ओके, कोई मेटल से, कोई नॉन मेटल से। ओके, सम आर मेटलॉइड्स आल्सो। तो यहाँ पे कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं, ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना होगा कि व्हाट इज एलिमेंट, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है वो है एलिमेंट से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स को ही नहीं समझेंगे तो हमें बाकी चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं एलिमेंट का, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ओके। तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट होगा तो वो सिंगल स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। ये चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से ध्यान रखनी है। ओके। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, एक ऐसा सब्सटेंस, ओके, विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी broken, okay, into any other substance। ओके। यानी अगर आप कोई भी एलिमेंट अगर आप कंसिडर करते हो तो क्या आप एलिमेंट को ब्रेक करके आप दूसरा कोई एलिमेंट बना सकते हो या कोई दूसरा आप सब्सटेंस बना सकते हो? इट नॉट पॉसिबल। जैसे अगर मैंने कार्बन ले लिया तो कार्बन को आप तोड़ के दूसरा कार्बन आप नहीं बना सकते, कार्बन से आप किसी और सब्सटेंस को आप क्रिएट नहीं कर सकते। ओके। बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके। ना ही आप केमिकली उसको आप ब्रेक कर सकते हो, ना ही आप पीसेस में डिवाइड कर सकते हो, ना ही उसको केमिकली आप कर सकते हो, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके। तो ये है हमारे पास नॉर्मल एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, substance which cannot be broken into any other substance by the physically or chemically are element। ओके। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का। ओके। अगर नॉर्मल मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैसे होते हैं, इन द डायटोमिक फॉर्म, जनरली हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन है हमारे पास तो क्या आप हाइड्रोजन को ब्रेक करके कोई न्यू सब्सटेंस आप क्रिएट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से सपोज आपने ऑक्सीजन ले लिया तो क्या आप ऑक्सीजन को ब्रेक करके आप न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। ओके। अगर सपोज यहाँ पे आपने नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन को आप ब्रेक करके क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हो? नो। सपोज यहाँ पे अगर आपने सल्फर ले लिया तो सल्फर को आप ब्रेक करके आप यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। ओके। उसी तरीके से अगर आपने कार्बन ले लिया, कार्बन को ब्रेक करके हम क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं? नहीं फॉर्म कर सकते। ओके। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसमें डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अगर किसी को डाउट होगा कि मैंने ऑक्सीजन का सिर्फ O क्यों लिखा है, तो सिर्फ ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि आप एक ऑक्सीजन से कोई अदर सब्सटेंस नहीं बना सकते हो। ओके। चाहे वो फिजिकली हो या फिर केमिकली हो, ऑक्सीजन है वो
आपके नेचर में ऑक्सीजन के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे था। ओके, अभी जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लिखे हैं, एलिमेंट लिखे हैं, क्या हम इनके कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो डिफाइन द कैरेक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक नया हेडिंग डाल दो और यहाँ लिख दो आप कैरेक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अभी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट? जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट पढ़े कि सिंपल डेफिनेशन है कि आप किसी भी एलिमेंट को वी कांट ब्रेक इनटू द अनदर सब्सटेंस, ओके, बाय फिजिकली और केमिकली। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, जनरली हम एलिमेंट कहते हैं। अभी ऑफ कोर्स अगर कोई एलिमेंट ऐसा है तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होगी और बहुत सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ओके, अभी व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, वो होते हैं हमारे पास होमोजीनस। ओके, अभी होमोजीनस का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस, ओके, जो इक्वली अमाउंट पे क्या करे, किसी के साथ भी रिएक्शन फॉर्म करे। ओके, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो एलिमेंट्स का हम जनरली क्या टेस्ट करते हैं, मेल्टिंग, ओके, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हम जनरली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड है वो आपका सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम क्या क्या और चीजें देख सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ एटम है, ये भी एक पॉइंट हो गया। ओके, नेचर ऑफ एटम। ओके, तो नेचर ऑफ एटम, जैसे जो हमारा एटम से इट्स मेड अप ऑफ आइदर मेटल है या नॉन मेटल है, मेटलॉइड से, तो ये चीजें हमें क्या करती है, इंडिकेट करती है हमारे नेचर ऑफ एटम्स को। ओके, उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एटम्स है तो वो केमिकली रिएक्शन करता है, फॉर्म करता है या नहीं करता है। ओके, तो एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर लो तो वहां पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। अभी यहाँ पे आपका बहुत सारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं या एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं। ओके, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं और सम आर टेकिंग सो मेनी टाइम्स, ओके, टू रिएक्ट। जैसे अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखोगे तो आयरन के साथ ही हो रहा है लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आयरन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे किसी और कंपाउंड के साथ तो उसमें जो चेंज होगा, ओके, वो विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपको डिफाइन करती है उसके रिएक्शन को। ठीक है, और बहुत बार हम क्या करते हैं, जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनको हम अलग अलग सिंबल के तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी देखना बहुत कंपलसरी है आपका कि सिंबल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ओके, यानी जितने भी एटम्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप एक नया टॉपिक डालिए और यहाँ लिखिए सिंबल। ओके, यानी एटम्स को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे समझेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरली हम इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। ओके, शॉर्ट हैंड नोटेशन। ओके, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं हमारे पास उनको हम सिंबलाइज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं सिंबल। शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल और सिंबल आर यूज फॉर द कन्वीनियंस एंड द इजी लर्निंग। ओके, जैसे अगर हम हाइड्रोजन बोलना होगा तो हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर हमें ऑक्सीजन बोलना होगा तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं सिंबल यानी शॉर्ट हैंड नोटेशन। ओके,
जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन है, ओके। तो हाइड्रोजन को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। उसी तरीके से अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, ओके, तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। उसी तरीके से अगर मेरे पास फ्लोरीन है, ओके, तो फ्लोरीन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे पास सल्फर है, ओके, तो सल्फर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अगर मेरे पास आयोडीन है तो आयोडीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है फॉर यहाँ पे सम एलिमेंट, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं दे रहा हूं मैं आपको, जो जनरल बेसिक जो एलिमेंट है उन्हीं का यहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट एंड नोटेशन दिया है, ओके। अभी बहुत बार कैसा होता है कि सिंगल सिंगल लेटर्स में यहाँ पे सिंबलाइज सारे के सारे एटम से, बहुत बार कैसा होता है कि जो सिंबल ऑफ एटम, तो मेनी टाइम्स कैसा होता है कि सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, दो लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, नया हेडिंग डालो और यहाँ लिखो सिंबल ऑफ एलिमेंट विद द टू लेटर, ओके। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विथ टू लेटर्स, ओके। यानी जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इनमें से बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उनको हम जनरली कैसे दो दो लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो वैसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसको हम दो लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एल से। उसी तरीके से सेकेंड इज ब्रोमीन, ओके। ब्रोमीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी आर से। नेक्स्ट इज कैल्शियम, तो कैल्शियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी ए से, ओके। उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी एल से, ओके। नेक्स्ट इज बेरियम, तो बेरियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से, ओके। नेक्स्ट इज हीलियम, ओके। हीलियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच ई से। उसके बाद नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम जी से, ओके। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम एन से। उसके बाद निकेल, निकेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन आई से। नेक्स्ट इज प्लैटिनम, ओके। प्लैटिनम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीटी से, ओके। उसके बाद है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को हम लोग विल रिप्रेजेंट एस आई। उसके बाद है जिंक, जिंक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड एन से। एंड मेनी अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर, जिसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट विद द टू लेटर स्टार्ट करते हैं। चाहे आप कॉपर ले लो, निकेल ले लो, कोबाल्ट ले लो, ओके, स्कैंडियम ले लो। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनको हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, ओके, विथ टू लेटर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल लेटर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से हैं, और यहाँ पे जो डबल लेटर वाले जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, ओके। ये बहुत बेसिक था, लेकिन अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखोगे, उसमें ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एटम है जो किसके ऊपर रखे गए हैं, लैटिन नेम्स के ऊपर रखे गए हैं। तो वो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सिंबल ऑफ द सम एलिमेंट आर डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम, ओके। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एडिंग होगा वो होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम, ओके। यानी हम क्या करेंगे, अभी लैटिन नेम्स के ऊपर भी हम एलिमेंट को क्या करते हैं, जनरली
डिराइव करते हैं। यानी सारे के सारे जो पीरियोडिक टेबल में जितने की जितने आपके एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं वो वैसे ही नहीं रखे हैं। जैसे एच है तो एच रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, सी है तो सी है कार्बन का। लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उनके जो सारे के सारे जो नाम होते हैं वो लैटिन नेम के ऊपर सिंबलाइज किए हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ हम लोग लैटिन नेम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और उसको कैसे सिंबलाइज किया है वो भी यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारे पास एंटीमनी। ओके, एंटीमनी, और जनरली हम इसको कैसे लैटिन नेम में बोलते हैं, स्टीबियम बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपको लैटिन नेम है वो भी आपको दिखेगा और इसके लिए हम लोग एंटीमनी की प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, एस बी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर तो आपको लगेगा कि हाँ कॉपर का सीयू है, लेकिन कॉपर कहाँ से आया है, लैटिन से आया है, जिसका लैटिन नेम क्या है, क्यूपरम है। ओके, और क्यूपरम रिप्रेजेंट सीयू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड। ओके, गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, यहाँ पे ऑरम है और ऑरम रिप्रेजेंट ए यू, यानी गोल्ड का सिंबल क्या है, ए यू है आपके पीरियोडिक टेबल में। उसी तरीके से हमारा आयरन हो गया। आयरन इज नथिंग बट जो हम नॉर्मल जो ये यूज करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा यूज करते हैं, दैट इज आयरन। और ये कहाँ से आया है, हमारे लैटिन नेम फेरन से आया है और इसको हम लोग लिखते हैं जनरली एफ ई। ठीक है, तो यहां तक आपको डाउट समझ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेड। लेड यानी जो आप कांच देखते हो उसका जो नाम आया है वो आया है प्लम्बम से। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं पीबी, प्लम्बम का पीबी। उसके बाद मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ होता है, जनरली आपके जो थर्मामीटर में आप जो सिल्वरी कलर का जो आप सब्सटेंस देखते हो, ओके, वो आपका मर्क्यूरी होता है और इसका जो आपका लैटिन नेम है वो है हाइड्राजीरम। ओके, हाइड्राजीरम है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से। ओके, तो ये आपका जो डाउट है वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ओके, उसके बाद मर्क्यूरी के बाद नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। ओके, पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19। पोटेशियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम इज जनरली नोन एज कैलियम, यानी लैटिन में, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो अगर आपको के बोला जाए तो के का कैसे भी अगर आप रिलेट करोगे तो पोटेशियम नहीं आता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने किसके ऊपर रखा है, हमारे लैटिन नेम के ऊपर रखा है। ओके, उसी तरीके से हमारा जो सिल्वर है, यानी जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं सिल्वर के, ओके, वो सिल्वर जिसका लैटिन नेम है आर्गेंटम। ओके, और इसका जो सिंबल है वो है ए जी। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम। ओके, और सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नाट्रियम। ओके, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज टीन, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो ऑयल कंटेनर होता है उसके इस्तेमाल में हम लोग करते हैं, और इसका टीन का जो लैटिन नेम है वो है स्टैनम। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, एसएन से सिंबलाइज करते हैं। ओके, उसके बाद सारे के सारे लैटिन नेम तो आपको समझ में आ गए हैं। एक ये जो लास्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है हमारे पास टंगस्टन। ओके, अभी मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि टंगस्टन का यूज कहाँ पे किया जाता है और टंगस्टन कहाँ पे आपको जनरली देखने के लिए मिलता है। ये इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा है। टंगस्टन मेरे हिसाब से हर एक घर में यूज हो चुका है और अभी भी बहुत सारे गांवों में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। ओके, ये मेटल का। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि टंगस्टन का क्या यूज है और ये मतलब जनरली कहाँ कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और टंगस्टन का जो लैटिन नेम है ये आपको लगेगा, लेकिन टंगस्टन ही इकलौता है जो कहाँ से आया है, जर्मन से। ओके, जिसका जर्मन नेम है उल्फ्रेन। ओके, यहाँ पे नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है जर्मन नेम। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसको भी क्या करोगे, लैटिन में लिख दोगे और आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो टंगस्टन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा।
अभी हमने क्या क्या चीजें देखी है, वी डिस्कस कि हमने सिंगल लेटर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल कैसे होता है, बहुत सारे कैसे होते हैं, डबल लेटर्स आपके एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमने लैटिन नेम के ऊपर देखा। नेक्स्ट ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो किसके ऊपर रखे हैं, साइंटिस्ट नेम के ऊपर रखे हैं। ओके, जैसे अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है, ओके, वो भी किसके ऊपर रखे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स आर नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। ओके, यानी साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत सारे जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी साइंटिस्ट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट है वो भी यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका कुरियम। ओके, कुरियम जो साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है वो है मदम कुरी। ओके, मैडम कुरी। ओके, और इसको हम कुरियम को रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंगस्टेरियम। ओके, एंगस्टेनियम। अभी एंगस्टेनियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से साइंटिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक होता है अल्बर्ट न्यूटन का, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं ES से। ओके, उसके बाद है हमारा फेरियम, फेर्मियम, जिसको हम लोग किस साइंटिस्ट के नोटेशन से करते हैं, तो ये साइंटिस्ट है हमारे एनरिको फेर्मी। ओके, एनरिको फेर्मी। और एनरिको फेर्मी के नेम से ही फेरियम रखा है, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं FM से इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है नोबेलियम। ओके, नोबेलियम है, नोबेलियम को हम लोग किस साइंटिस्ट के ऊपर करते हैं, तो वो है हमारे पास अल्फ्रेड नोबल। और ये भी साइंटिस्ट बहुत नोन है, इन्होंने भी बहुत अच्छी डिस्कवरी की है। ओके, और जो नोबेलियम है, नोबेलियम को हम लोग सिंबलाइज करते हैं NO से। ठीक है, उसके बाद है मेंडेलियम। तो ये भी एक साइंटिस्ट के ऊपर ही ये जो हमारा एलिमेंट है उसको रखा गया है, मेंडेलियम। और मेंडेलियम के जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, डी मिर्ती मेंडली। ओके, आप सभी ने ये पढ़ा होगा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका जो डिस्कवरी था, वो डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो हमारा ये था ट्रेड था, ट्रेड मतलब जो डोबेनिरियर का ट्रेड था वहां से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो हमारा न्यूलैंड का रूल आया था, फिर ऑक्टेव आया था, फिर मेंडलीव आया था। ओके, तो ये सारे लोग उस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से कुछ और भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मेंडेलियम के बाद है यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, रुदरफोर्डियम भी है। रुदरफोर्डियम, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं ना, दिस ऑल आर बहुत हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे आप कहोगे कि सर ये एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इतना नोन नहीं है, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे लैब्स में हो गया, लेबोरेटरी में हो गया, बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसमें ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूज होते हैं। ओके, उसके बाद है रुदर फोर्डियम। ओके, अभी रुदरफोर्डियम का जो साइंटिस्ट है वो कौन है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। ओके, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का मेरे हिसाब से सबने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ओके, तो ये भी रुदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RF से। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी कि सिंगल लेटर सिंबल्स कौन से होते हैं, डबल लेटर कौन कौन से होते हैं, अगर आप लैटिन नेम के ऊपर देखोगे, जर्मन नेम के ऊपर देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट है। उसके बाद हमने देखा साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत सारे एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सम एलिमेंट आर नेम आफ्टर द प्लैनेट्स। ओके, ये हमारा एलिमेंट का लास्ट होने वाला है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किसके किसके नाम के ऊपर सिंबलाइज है। ओके, तो some elements are
नेम आफ्टर द प्लैनेट्स। ओके, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स भी हमारे क्या है, प्लैनेट्स के ऊपर जो नाम है वो रखे गए हैं। जैसे सबसे पहला है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम इज जनरली यूज इन पावर सेक्टर, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। उसके बाद है नेपच्यूनियम। ओके, ये नेपच्यूनियम कौन से प्लैनेट से लिया है, यहाँ पे नेपच्यून से लिया है। और इसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज प्लूटोनियम। और जो हमारा प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम कौन से प्लैनेट से लिया गया है, प्लूटो से लिया गया है। और इसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है कि व्हाट इज एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे क्लासिफाई होते हैं। ओके, उसके बाद जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, चाहे वो उसके सिंबल क्या क्या हैं, वो हमने डिस्कस किया अलग अलग, चाहे वो लैटिन नेम के ऊपर हो, साइंटिस्ट नेम के ऊपर हो, प्लैनेट्स के ऊपर हो। ये सभी चीजें यहाँ पे हमने एक एक करके डिस्कस की है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत डीप में अब थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि जो एलिमेंट है वो दे आर क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स। यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में भी अगर आप देखोगे तो एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे पहले एलिमेंट्स को मेटल रखा है, फिर मेटलॉइड्स रखा है, देन आफ्टर मेटलॉइड्स इज नॉन मेटल। ओके, उसके बाद फिर नोबल गैसेस सीरीज यहाँ पे रखा है। तो उसी तरीके से हम लोग एलिमेंट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू हेडिंग डालते हैं और उसके बाद ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ओके, एलिमेंट्स आर classify into different टाइप्स। ओके, तो एलिमेंट को भी हम क्या करते हैं, जनरली क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में, ताकि आप क्या करो, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लो। क्योंकि अगर आप एलिमेंट को स्टडी नहीं करोगे तो लास्ट में आपको जब क्वेश्चन इसके ऊपर आप सॉल्व करोगे, या फिर कोई अगर आपको नया कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने के लिए मिलेगा रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला हम सीखने वाले हैं अबाउट मेटल्स। ओके, तो हमने मेटल्स का यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। अभी यहाँ पे मेटल्स में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, कि मेटल सारे के सारे कहाँ होते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में एकदम एक्सट्रीम लाइट लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका ग्रुप नंबर 1 हो, ग्रुप नंबर 2 हो। ओके, दिस ऑल आर मेटल्स। चाहे अगर आप ग्रुप 3 में भी जाओगे तो ग्रुप 3 में भी आपको बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स दिखेंगे, ग्रुप 4 में भी दिखेंगे, ग्रुप 5 में भी दिखेंगे। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन पीरियोडिक टेबल ना, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल्स के जनरली क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ओके, तो मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर एक आइडिया आ जाए कि हम लोग ये पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। ओके, तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है इट इज लश्यर इन। ओके, इट इज अ लश्यर प्रॉपर्टी। ओके, अभी व्हाट इज लश्यर प्रॉपर्टी, तो लश्यर प्रॉपर्टी मींस दे हैव अ एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू दैट एकदम फाइन, एकदम रिफ्लेक्टिंग एंड ग्लो सरफेस। ओके, यानी लश्यर का मीनिंग होता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटल्स को आप एकदम शाइन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, उसमें आप ग्लो दे सकते हो। ओके, एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट ऑल्सो। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, इट इज अ
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अभी यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हम लोग जनरली यूज करते हैं एल्यूमिनियम, ओके, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कॉपर देखोगे तो कॉपर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, फॉर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, क्योंकि कॉपर में सबसे कम रजिस्टिविटी होती है, जिसके कारण उसमें जो शॉर्ट सर्किट हो या फिर बाकी सारी जो प्रॉब्लम है वो कम फेस करने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और फेरस। अभी एल्यूमिनियम और यहाँ पे आयरन मैंने क्यों एग्जांपल में लिखा है, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हम जो खाना बनाते हैं वो तो एल्यूमिनियम का या कोई बर्तन होता है या फिर आयरन का बर्तन होता है, जिसमें खाना बहुत प्रॉपर तरीके से पक जाता है, ओके। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज अ ductile and that can be drawn into fine वायर्स, ओके। यानी जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सपोज अगर हमने अप्लाई फोर्स किया उसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, तो हम बहुत पतली एक शीट और थिन वायर में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन उसका कर सकते हैं। जैसे हमारे जो हेयर्स होते हैं उतना पतला हम क्या करते हैं, वायर हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो ये चीजें हैं जो सिर्फ मेटल में ही पॉसिबल है। अगर आप नॉन मेटल्स में ये सारे जो चेंजेस हैं अगर आप करने जाओगे तो इट नॉट happen in non-metal, okay। उसके बाद next property is it is malleable in nature, okay, it is a malleable, okay। what is meaning of malleable, यानी इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर वी अप्लाइंग द दैट फोर्स ऑन इट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर पे जो रोटी बनाने वाला तवा होता है वो भी एक शीट होता है, क्या हम उससे पतला शीट बना सकते हैं, यस। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जो हमारे स्वीट्स होते हैं, स्वीट्स के ऊपर जो आपका कॉप ये होता है, आपका सिल्वर फॉइल होता है, गोल्ड फॉइल होता है, ओके, दिस ऑल आर मेटल्स ओनली, और मेटल्स को हम लोग बहुत पतले शीट में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जैसे हम रोटी रखने के लिए या सामान रखने के लिए वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल, तो एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है, और उस मेटल का हमने क्या किया, कन्वर्ट किया है, फॉइल में कन्वर्ट किया है, यानी बहुत पतले शीट के अंदर कन्वर्ट किया है, ओके। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है metals is solid at रूम टेम्परेचर, ओके। जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है, ओके, वो एक्सेप्शन आप लिख सकते हो। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन लाइक जैसे आपका मर्क्यूरी हो गया, Hg हो गया, ओके। ये सब कैसे ये सब होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दे आर इन लिक्विड स्टेट, ओके। तो ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। आपका एक एक्सेप्शन है वो आपको यहाँ पे लिख के रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट इज इट हैविंग द हाई मेल्टिंग, ओके, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ओके। मेटल्स में कैसा होता है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली आप मेटल्स को बहुत जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते, ओके। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अबाउट मेटल्स, ओके। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि एक आपका एक्सेप्शन है जो मेरा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के अलावा क्या होता है, एक सीजियम भी होता है, सेशियम, और ये सेशियम भी आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो। सेशियम एक्चुअली इसका जो टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे ही ये कौन से फॉर्म में होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है, लाइक जो आपका Hg है उसके। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टेबल भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि जैसे अगर मैंने सपोज एक लैटिन सपोज एक मैंने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का अदर लैंग्वेजेस में क्या हम उसको बोलते हैं अदर देन इंग्लिश। ओके, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, चाहे उसका सिंबल हो अदर देन इंग्लिश हो, उसको कैसे हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो भी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएगी, आपको सीखने के लिए मिलेगी। ओके, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है कि मेटल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि मेटल आर लस्टर इन प्रॉपर्टी, ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने देखा था कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, यानी आप मेटल्स का कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द फाइन वायर। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, ओके, तो मेलिएबल मींस वी कैन कन्वर्ट इनटू द शीट। मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी हमने देखा था। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था कि एक्सेप्शन में क्या हो सकता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन में हमने एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल था हमारे पास मर्क्यूरी का। ओके, मर्क्यूरी अगर आप देखोगे, मर्क्यूरी इज अ मेटल, ओके, लेकिन मर्क्यूरी नॉर्मली कैसे होता है, इन लिक्विड स्टेट होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो हम जनरली उसको हम मेटल नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी देखोगे तो मर्क्यूरी इज फॉल अंडर द मेटेलिक सीरीज। जितने भी मेटेलिक सीरीज है उसके अंदर आपको मर्क्यूरी दिखेगा, और मर्क्यूरी मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करता, ना ही वो हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा वो ऐसे सॉलिड होता है। तो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, तो गैलियम इज ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, इसका भी अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या होता है, लिक्विड में होता है। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, और ये भी एग्जांपल सीसीएम का है। और ये सीसीएम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वहां पे आपको सीसीएम देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और इसका जो टेम्परेचर होता है इट्स अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और 28 डिग्री सेल्सियस पे ये कौन से स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने बहुत सारे एलिमेंट देखे यहाँ पे, पूरे के पूरे जो भी हम लोग ने टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग एलिमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट के नेम पे, प्लैनेट्स के नेम पे, या फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट देखे जिसके अंदर दो वर्ड हैं, एक सिंगल वर्ड वाले हैं जो एलिमेंट है। उसके बाद जर्मन नेम के ऊपर भी हमने एक वर्ड देखा था जो था टंगस्टन था, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो इतने सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर किए हैं। इसके अलावा हम एक और पॉइंट कवर करेंगे कि जैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं ना जिनको हम क्या बोलते हैं, कि जैसे मैंने अगर लिथियम ले लिया तो लिथियम को हम लोग अदर देन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी कभी ऐसे पॉइंट आपको जनरली आते नहीं है, लेकिन अगर आप सीख के रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे मैं कवर कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे नेम लिखेंगे। ओके, नेम, और ये नेम कैसा होगा, अदर देन इंग्लिश। ओके, यानी इंग्लिश के अलावा आप किसी भी एलिमेंट को कैसे आप बोल सकते हो, ये चीजें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एलिमेंट ऑफ लिथियम। ओके, अगर आप लिथियम लेते हो तो लिथियम को जनरली आप अगर आप दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लिथियम को हम लोग लिथोस बोलते हैं। ओके, तो लिथोस किसमें होता है, हमारा लिथोस होता है हमारे ग्रीक में। ओके, ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लिख के रखो यहाँ पे। आपको एक से ज्यादा आप लैंग्वेजेस में लिख सकते हो अगर आपको चाहते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे ग्रीक में लिखा है। अगर आपको इटैलिक में लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चाइनीज में लिखना है, चाइनीज में लिथियम को क्या बोलते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सेकंड में एलिमेंट ले रहा हूँ सोडियम, जो यहाँ पे बहुत मेनली यूज होते हैं, उन्हीं एटम्स का यहाँ पे नाम आपको लिख के दे रहा हूँ। ओके,
तो सोडियम का नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नाइट्रियम बोलते हैं, और नाइट्रियम इज अ लैटिन वर्ड ऑफ दैट सोडियम। तो ये हम लोग किस में लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं। ओके, उसी तरीके से तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम। ओके, तो एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल्यूमेन से। ओके, तो एल्यूमेन क्या है हमारे पास, इट्स अ लैटिन नेम। ओके, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से अगर आप पोटेशियम ले लो, ओके, तो पोटेशियम इज ऑल्सो नेम अदर देन इंग्लिश इज कैलियम। कैलियम क्या है हमारा, लैटिन नेम है। ओके, कैलियम, कैलियम इज ऑल्सो अ लैटिन नेम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट है कैल्शियम। यहाँ पे मैं सारे के सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, लेकिन कुछ एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जरूर, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि बहुत सारे एलिमेंट है जिनका नाम हम लोग अदर देन इंग्लिश के अलावा भी हम प्रोनाउंस करते हैं। ओके, कैलियम का कैलेक्स है। ओके, उसके बाद अगर आप आयरन ले लो, आयरन इज अ वेरी कॉमन एलिमेंट ओके इन पीरियोडिक टेबल, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बार करते हैं, और जिसको हम लोग क्या नॉर्मली अगर अदर देन इंग्लिश बोलोगे तो इसको हम फेरम बोलते हैं। फेरम से ही जो एफी लिखते हैं हम लोग, आयरन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, एफी से करते हैं। तो एफी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने कहां से लिया है, तो वो लिया है हमने फेरम से लिया है, जो क्या है एक लैटिन नेम है। बहुत सारे लैटिन नेम से ही हमने उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमने लिया है, चाहे आप सोडियम ले लो, ओके, एल्यूमिनियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ओके, या फिर कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, ये सारे के सारे कहां से हमने लिए हैं, लैटिन नेम से लिए हैं। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी तरीके से आयरन के बाद एक कुछ और एलिमेंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। कॉपर ले लेता हूं मैं। कॉपर भी कॉपर का अगर आप नाम देखोगे तो कॉपर का है क्यूप्रम। ओके, क्यूप्रम से ही हम लोग कॉपर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं Cu। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग हमने 6-7 जो एलिमेंट है वो हमने लिए हैं, और आपको जो उसका नाम है वो बताया है कि आप अदर देन इंग्लिश में उसका नाम आप कैसे लिख सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल से। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब जो हमारा नॉन मेटल्स है उसको हम स्टडी करेंगे, और नॉन मेटल्स में क्या क्या चीजें होती है वो एक बार यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नया हेडिंग डालते हैं नॉन मेटल्स का। मेटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। ओके, अभी सबसे पहले नॉन मेटल्स का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर आप यहाँ पे दूसरा अगर आप देखोगे तो दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर आप नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले लो तो नॉन मेटल्स के जो बेस्ट एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिए कुछ। ओके, आप मुझे बताओगे कि क्या आप इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करके दिखा सकते हो क्या। तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज अ गैस, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हीट है वो पास नहीं हो सकता। उसी तरीके से आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, कार्बन है, ओके, सल्फर है, फॉस्फोरस है। दिस ऑल आर नॉन नॉन मेटल्स। ओके, और ये सारे के सारे नॉन मेटल से आप जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हीट है वो आप पास नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग ने क्या बोला है, इसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दे आर नॉन डक्टाइल। जैसे हमने मेटल्स में देखा था कि डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग इसका जो कन्वर्जन होता है वो वायर में हम लोग नहीं कर सकते। अगर नॉन डक्टाइल है तो कैनॉट ड्रॉन इनटू फाइन वायर। ओके, यहाँ पे हम लोग इसका वायर में कन्वर्जन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने मेलिएबल पढ़ा था, तो दिस आर नॉन मेलिएबल। यहाँ पे मेलिएबल का मतलब होता है कि आप इसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप किसी भी नॉन मेटल्स को। ओके,
तो अगर यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखोगे, क्या आप नाइट्रोजन गैस का कन्वर्जन आप शीट में कर सकते हो? नाइट्रोजन की शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो, ऑक्सीजन की शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आप फ्लोरीन की शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आप क्लोरीन गैस की शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आप आयोडीन गैस की शीट प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आप कार्बन की शीट प्रिपेयर कर सकते हो? इट नॉट पॉसिबल। ओके, इसके लिए नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल इन नेचर। ओके, यहाँ पे हम लोग कैनॉट कन्वर्ट इनटू, या फिर आप कैनॉट मेक शीट, ओके, या फिर कैनॉट कन्वर्ट द शीट। तो ये शीट्स में आप कन्वर्जन इसका नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ओके, उसके बाद मेटल्स में क्या होता है, दे जनरली हैव नो लश्यर। ओके, यानी लो लश्यर का मतलब होता है इसमें कोई भी शाइन नहीं होता है। ओके, यहाँ पे चाहिए तो मैं इसका मीनिंग यहाँ पे लिख लेता हूं आपको। नो शाइन, यहाँ पे कोई भी शाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, दे हैविंग द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर यहाँ पे एग्जांपल, अगर कोई भी एक एग्जांपल ले ले, तो आप मुझे बताओ कि गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो एज कंपेयर टू आपका जो मेटल्स होगा उससे बहुत कम होगा। मेटल्स को बॉइल होने के लिए या फिर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायर होगी। जैसे अगर एग्जांपल ले ले हम लोग आयरन का, तो आयरन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट्स अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वहां पे इट्स अराउंड 3000 प्लस, ओके, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर इतना है, तो इतना टेम्परेचर आपको गैस को हीट करने के लिए या फिर गैस को गर्म करने के लिए नहीं लगता है। ओके, एंड दे ऑल्सो हैव नो सोनरस प्रॉपर्टी, यानी अगर आप किसी नॉन मेटल को अगर आप हीट करोगे तो वहां से किसी भी तरीके का जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ नॉन मेटल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहां पे मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, अभी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या है वो यहां पे आप थोड़ा सा देख लो। ओके, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स इज, फर्स्ट इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या है, मेरे पास एक गैस है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस कैसे होता है, मेरे पास कलरलेस होता है। ये भी अगर आपको चाहिए तो ये आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। इसका सिंबलाइज हम लोग करते हैं हाइड्रोजन से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। ओके, उसी तरीके से आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। ओके, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, सेम कलरलेस होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो हम लोग सिंबल लिखते हैं वो ऑक्सीजन लिखते हैं, और इसको फॉर्मूला हम O2, यानी जितने भी गैसेस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म इन नेचर, यानी जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। ओके, उसी तरीके से थर्ड आप लिख सकते हो और नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। इसका भी जो कलर होता है नाइट्रोजन का वो कलरलेस होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और इसका फॉर्मूला इज N2। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो N बिकम N2। ओके, उसके बाद फोर्थ है मेरे पास ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन क्या है, कलरलेस गैस है। ओके, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ये आपको लिख के रखना होगा। ओके, रेड कलर का होता है। अगर आप ब्रोमीन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो Br से लिखते हैं, और ये जनरली किस फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है। ओके, उसी तरीके से हमारे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, वो है हमारे पास आयोडीन। ओके, आयोडीन कैसा होता है, गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने पहले ही बताया था कि जो नॉन मेटल्स है वो दे आर नॉट सॉलिड, वो सॉलिड नहीं होते हैं। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया है कि देयर आर सम एक्सेप्शन विल बी देयर इन केमिस्ट्री, चाहे आप मेटल्स में पढ़ते हो या फिर नॉन मेटल्स में पढ़ते हो। यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जैसे नॉन मेटल्स हैं तो दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, अगर कोई मेटल्स हैं तो वो शो करेगा प्रॉपर्टीज किसके, नॉन मेटल्स के। ओके, तो इज वेरी कॉमन इन केमिस्ट्री। इसके लिए केमिस्ट्री अगर आप बहुत डीप डाउन पढ़ोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। सॉलिड है, लेकिन सॉलिड के साथ साथ ये बहुत ऐसा नॉन रिएक्टिव होगा, ये इजीली क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ओके, इसका कन्वर्जन आप शीट में नहीं कर सकते, इसका कन्वर्जन आप वायर में नहीं कर सकते, इससे आप शायद ये भी प्रोड्यूस, आप साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके,
दे आर प्रेजेंट इन डायटोमिक स्टेट। तो ये आपको कुछ नॉन मेटल्स के जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं। आप सल्फर आप ले सकते हो, सल्फर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ओके, और सल्फर कैसा होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। सारे के सारे जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे गैस नहीं है। ओके, सम आर सॉलिड ऑल्सो। और सल्फर अगर सॉलिड है तो इसका कलर क्या है सल्फर का, द सल्फर कलर इज येलो, और सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और ये नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है, ओके, ऑक्टा स्टेट में, यानी S8 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से अगर आप एक फॉस्फोरस ले लो तो फॉस्फोरस कैसे प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस P4 के प्रेजेंट में फॉर्म होता है। ओके, ये आपके नेचर में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने मेटल्स के बारे में देखा पीरियोडिक टेबल के। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में देखा। उसके बाद कुछ मेटेलॉइड्स भी होते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये भी हम थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि विच मेटेलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए और आपको बहुत क्लियर तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे जैसे व्हाट इज मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स का मतलब होता है ओके कि एक ऐसा एलिमेंट दे आर शोइंग द properties of both ओके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। ओके, और जिसको हम क्या करते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स इज, फर्स्ट इज बोरोन। ओके, उसके बाद सेकेंड इज सिलिकॉन, दिस आर द मेटेलॉइड्स। उसके बाद फोर्थ थर्ड इज जर्मेनियम इज ऑल्सो मेटेलॉइड्स, germanium is also a metalloids. Fourth is arsenic, arsenic is also a metalloids. okay, और ये कहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो बहुत क्लियर तरीके से हो जाए। ओके, यानी आपको सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे आपको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे टेलुरियम है, टेलुरियम के बाद पोलिनियम है। ओके, दिस ऑल आर मेटलॉइड्स इन नेचर, यानी इनमें जो प्रॉपर्टी होती है मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप सबसे पहले देखोगे ओके तो सबसे पहले आपके कौन से मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद मेटल्स के बाद क्या आता है आपका नीचे अगर आप देखोगे मेटल्स के बाद आपके आते हैं जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो आते हैं आपके, और ट्रांजिशन मेटल के बाद आते हैं आपके नॉन मेटल। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक जिगजैग लाइन अगर आपको विजिबल होगा तो बहुत यहाँ पे क्लियर तरीके से दिखेगा। ये जो विजिबल लाइन है जो ऐसे आपका आया है, ओके, दिस और आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो पूरा का पूरा लाइन है वो किसमें आता है आपका, फॉल अंडर मेटलॉइड्स, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का लाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दोनों प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, चाहे वो मेटल्स की हो एज वेल एज नॉन मेटल्स की हो। तो यहाँ पे ऐसे जो मेटल्स है इनका इस्तेमाल जनरली हम लोग बहुत जो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मटेरियल का फॉर्मेशन करने के लिए बोलते हैं जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं इन नेचर। ओके, हमने कवर किया है, मेटल्स कवर कर लिया, नॉन मेटल्स कवर कर लिया, अभी मेटलॉइड्स भी कवर कर लिया। उसके बाद हमारे पास मेटलॉइड्स के बाद एक नया सीरीज आता है। ओके, वो कौन सा होता है, वो सीरीज होता है हमारे पास नोबल गैस का। और ये नोबल गैस कहाँ पे होता है, आपका जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है वो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक डाल देते हैं नोबल गैसेस का। ओके, और नोबल गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके ग्रुप 18 में। और ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, या फिर आप नोबल गैस भी बोल सकते हो, उसको जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो आप। इसको हम लोग अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप जीरो ग्रुप भी आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो, ताकि इसमें जो कंफ्यूजन है वो बहुत कम आपको दिखाई दे। ओके, तो नोबल गैस यहाँ पे देखा, नोबल गैस का कौन सा ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ओके,
और ये इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो आप, नोबल गैस ग्रुप भी आप कह सकते हो। ओके, सॉरी। अभी इसके अंदर अभी कैसे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो आपको देखना होगा। तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन नोबल गैसेस। ओके, जैसे आपका एग्जांपल ले लो, आपका हीलियम हो गया। ओके, उसके बाद आपका नियॉन हो गया, उसके बाद आपका आर्गन हो गया, उसके बाद आपका जिनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ओके, रेडॉन हो गया और ओगेशियम हो गया। ओके, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके नोबल गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। नोबल गैस आपका जो ग्रुप है उसमें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कंप्लीट जो नाम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। हीलियम हो गया, नियॉन, थर्ड इज आर्गन। ओके, उसके बाद ये है मेरे पास जेनॉन, ये है मेरे पास क्रिप्टॉन। ओके, CKRY है। उसके बाद ये है रेडॉन। ओके, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये है मेरे पास ओगेंशन। ओके, तो दिस आर 6 and 7 और जो नोबल गैस एलिमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसको हम रेयर गैस भी बोलते हैं बिकॉज ये हमारे नेचर में, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट में है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, बहुत लेस अमाउंट में मिलते हैं। इसके लिए हम लोग ने इसको क्या बोला है, जीरो, बहुत रेयर गैस भी हमने इसको कहा है। अगर आप हीलियम की बात करोगे तो हीलियम इज अ सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो सेकेंड लाइटेस्ट, ओके, एलिमेंट, एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के बाद ये सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप रेडॉन की बात करोगे तो रेडॉन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ये क्या है, आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका परसेंटेज बाय वेट लिखोगे कि आपका हीलियम आपके नेचर में कितना होता है, नियॉन कितना होता है, आर्गन कितना होता है, जेनॉन कितना होता है, तो ये चीजें भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आप हीलियम की बात करोगे तो हीलियम आपके नेचर में कितना होता है, 49.85। ओके, बाय परसेंटेज ये आपको चाहिए तो आप मेंशन कर लो। अगर आप नियॉन देखोगे, ओके, तो नियॉन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, उसके ये आप कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेट कॉलम बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो धीरे धीरे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, ओके, तो बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम लोग जितने भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं, जैसे आप ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन आपके नेचर में कितना प्रेजेंट है, 49.85% प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन आपके नेचर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन कितना है प्रेजेंट है आपके नेचर में, 26.03। उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका कितना प्रेजेंट है आपके नेचर में, 7.28 समथिंग। ओके, उसके बाद आयरन है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, और ये आपके नेचर में कितना है, 4.12। ओके, उसके बाद है कैल्शियम, ये आपके नेचर में कितना प्रेजेंट है, 3.18। ठीक है, उसके बाद अगर आप सोडियम देख लो तो सोडियम आपके नेचर में कितना प्रेजेंट है, 2.33%। नेक्स्ट इज अगर आप पोटाश ले लो, पोटाश मतलब आपका पोटेशियम हो गया, के हो गया, तो ये आपके नेचर में कितना है, 2.33 है। ओके, उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन गैस ले लो तो हाइड्रोजन गैस कितना है आपके नेचर में, 0.97 है। ओके, उसके बाद अगर आप टाइटेनियम ले लो तो टाइटेनियम आपके नेचर में कितना है, 0.41%। अगर आप अदर एलिमेंट ले लो, सारे के सारे अगर आप एलिमेंट मिला लो तो वो लगभग 1.5% तक आपके अवेलेबल होते हैं नेचर में। तो इस तरीके से टोटल जो काउंट होता है आपके 100% का वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो किसका है, आपके ऑक्सीजन का। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई है। तो इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या डिस्कस करते हैं कि हम लोग जैसे मोनो एटॉमिक एलिमेंट कौन से होते हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट कौन से होते हैं, पॉली एटॉमिक एलिमेंट क्या कौन कौन से होते हैं, वो भी हम जनरली कभी कभी हम लोग देखते हैं। ओके,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये भी एक टॉपिक है छोटा सा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ओके, अभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट, अगर यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इज मोनो एटॉमिक एलिमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो, तो मोनो का मतलब होता है वन। ओके, वन। एटॉम्स मतलब एक एटम्स वाले जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक्स एलिमेंट। अगर आप इनके नाम ले लो तो आप देखोगे कि जितने भी आपके मेटल्स हो गए, ओके, या फिर जो नोबल गैसेस हो गए, दिस ऑल आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, metals and non-metals are the monoatomic element in nature। ओके, उसके बाद उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डायटोमिक एलिमेंट है, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, विच आर डायटोमिक एलिमेंट, डायटोमिक एलिमेंट्स। ओके, तो डायटोमिक बोला तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाय, तो डाय मतलब टू एटम्स। ओके, जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, डायटोमिक में जनरली हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हम लोग किस में लिखते हैं, H2 में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वी रिप्रेजेंट एज O2। उसके बाद हमारा हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप I2 हो गया आयोडीन, तो आयोडीन भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, हमारा आयोडीन ऑल्सो वी रिप्रेजेंट एज I2। तो ये कुछ एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा और भी वेरी नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर देयर जो कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक इन नेचर होते हैं। ओके, उसके बाद एक और होता है हमारे पास पॉली एटॉमिक होता है। पॉली मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन सिंगल एटम। ओके, तो पॉली एटॉमिक एलिमेंट यानी जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी दो से ज्यादा उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो पॉली का मतलब आप यहां पे लिख सकते हो मेनी एटम्स। ओके, मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है पॉली एटॉमिक का, जैसे आप ओजोन का एक एग्जांपल ले सकते हो। ओजोन में क्या होता है, आपका जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इज 3, यानी ओजोन, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे फॉस्फोरस ले लो तो फॉस्फोरस जनरली कैसे प्रेजेंट होता है, आपके P4 स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर आप सल्फर ले लो तो सल्फर हमारा कैसे प्रेजेंट होता है, S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर आप कार्बन ले लो तो कार्बन हमारा कैसे प्रेजेंट होता है, C60 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो दिस आर ऑल द पॉलीएटॉमिक्स एटम जो यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो यहां तक हमारा एक जो बेसिक था कि आप यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट होता है उसका आप कैसे कर सकते हो, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, वो सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा, छोटा से छोटा डाउट भी होगा, तो प्लीज आस्क मी। आप चाहे तो हमें कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप हमें और डायरेक्टली हमें टेलीग्राम के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको वहां पे नंबर ऑफ जो बुक्स होते हैं, PDF होता है, ये जो पूरा का पूरा जो नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के, ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के, वो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप प्लीज अपने वीडियो को, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।